नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। माफिया अतीक अहमद के होश उड़े हुए हैं। यूपी में डर लग रहा है, जेल में खौफ में है, रास्ते में दहशत में है। यानी जो अतीक कभी डर का दूसरा नाम था, वो अपनी जान और खानदान को लेकर गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है कि अब तो मिट्टी में मिल गए, अब मत रगड़ो। परिवार के लिए भीख मांग रहा है। और इसी अतीक की थोड़ी देर बाद प्रयागराज में कोर्ट में पेशी है। आज सुबह अतीक इस कदर परेशान हुआ कि उसका बीपी हाई हो गया। प्रयागराज में जेल से कोर्ट तक सख्त सुरक्षा है और उसे उमेश पाल हत्याकांड में पेश किया जाएगा। कल ही उसे साबरमती जेल से लाया गया है। अब यूपी के मंत्री भी कह रहे हैं कि कानून के राज में अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया। कहा कि अपराधी पाताल से भी खोज कर लाए जाएंगे। अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं अतीक के इस बयान के बाद, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए अतीक में डर है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि माफियाओं को तो मिट्टी में मिला दिया गया। अब यही तो तय करना है कि कितना संरक्षण लोगों ने दिया, किस तरह से ऐसे लोगों को मजबूत किया। और आज तो मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को कि आज जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज उस माफिया ने स्वीकार कर लिया कि सरकार जो कहती है वो करती है। आप सब लोगों के माध्यम से आज पूरा देश देख रहा है। आप सभी लोग, सभी चैनलों के सम्मानित दर्शक इस बात को देख रहे हैं। आज उस माफिया ने स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया, कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा हम वो करके दिखाने के लिए तैयार। पकड़ जाएंगे, पाताल में भी रहेंगे तब भी उनको आना पड़ेगा। आप कर रहे हैं ये मैं आप जिसको कह रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर कोई माफिया अगर इस बात को समझता हो, कोई गुंडा, कोई बदमाश अगर इस बात को समझता हो कि वो अपना राज चला लेगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, समाज के अंदर अशांति पैदा करेगा और वो बच जाएगा, तो ऐसे लोगों की भूल है। कोई बचने वाला नहीं है। कहीं भी रहेंगे उनको खोज के लाएंगे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समर्थ नैनी जेल के बाहर से मौजूद हैं, साथ ही साथ अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोर्ट के बाहर है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाना है। समर्थ का जल्दी से रुख कर लेते हैं। समर्थ, खबरें ये आई थी कि अतीक की तबीयत खराब हुई, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में उसे निकाला जाएगा जेल से और ले जाया जाएगा कोर्ट? अर्पिता, जो जानकारी हम लोग को मिली है, अतीक कल चैन की नींद नहीं सो पाया है, मात्र 2 घंटे सो पाया है। उसने जब सुबह इसको लेकर शिकायत करी, डॉक्टर पहुंचे अर्ली मॉर्निंग और चेकअप किया गया, जहां उसका बीपी हाई पाया गया। उसने बताया कि गर्मी के कारण उसको नींद नहीं आई है, यानी कि ये जो नया बैरक उसके लिए नैनी जेल का है, वो कह सकते हैं उसको सूट नहीं कर रहा है। या अतीक अहमद को अब डर है कि आखिर अगर पुलिस रिमांड मिल गई तो अगले 7 दिन या अगले 14 दिन उसके साथ क्या होने वाला है। हमारी मौजूदगी इस वक्त नैनी जेल में है और आप मान चलिए अगले 15 से 20 मिनट में यहां से अशरफ और अतीक अहमद को यहां से निकाला जाएगा और सीधा जाएंगे सीजेएम कोर्ट में। तस्वीरें अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं अर्पिता, तो आप देखेंगी कि ये आप देख सकती हैं पुलिस की जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस फोर्स है, वो यहां पर बढ़ा दी गई है। 1 घंटे पहले इतने पुलिसकर्मी यहां पर नहीं थे, पर अभी ये तैनाती बढ़ाई गई है। थोड़ा सा पीछे अगर कैमरा जूम हो पाए तो एक आपको वज्र वाहन भी नजर आएगा, जिसमें अशरफ को ले जाया जाएगा। यानी कि पहले अशरफ को यहां से ले जाया जाएगा और उसके बाद दूसरे वज्र वाहन में पिछली बार की तरह अतीक अहमद को लाया जाएगा। पहले अशरफ और फिर अतीक अहमद, दोनों को एक साथ नहीं ले जाया जाएगा। पूरी कोशिश प्रशासन की यही रही है अभी तक, जितनी बार भी दोनों भाई आए हैं, कि दोनों का आमना सामना ना होने पाए। और वही कोशिश एक बार फिर है, चाहे बैराक हो वो भी अतीक और अशरफ की अलग है, या मूवमेंट हो वो भी दोनों का अलग ही रखा गया है। तो इसके जरिए ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, जो पुलिस अधिकारियों से हमारी भी बातचीत हुई है, उसके मुताबिक 15 से 20 मिनट अभी और लगेंगे, जब यहां से मूवमेंट होगा और एक बार फिर से सीजेएम कोर्ट की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रयागराज पुलिस चाहेगी कि उनको पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाए, जिससे वो इस पूरे शूटआउट की गहन पूछताछ कर सकें अशरफ और अतीक दोनों से, जो पुलिस के मुताबिक सबसे मुख्य तौर पर इस पूरे साजिश करता है, क्योंकि बरेली जेल से साजिश रची गई थी, ऐसा पुलिस का मानना है। और अतीक अहमद लगातार टच में था साबरमती जेल से। उस बीच में अतीक अहमद ने जो आज तक से बात करते हुए बयान दिए हैं, कहा है कि माफियागिरी खत्म हो गई है, वो भी गौरतलब है। जी ठीक है समर्थ, रोक रही हूँ आपको। कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। कुमार अभिषेक, कितने बजे कोर्ट में पेशी होनी है?
कोर्ट के बाहर का माहौल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ठीक सीजेएम कोर्ट के बाहर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और सीजेएम कोर्ट का ये दृश्य है जहां पर कुछ देर बाद यहां पर अतीक अहमद को लाया जाएगा। बताया ये जा रहा है, जैसा समर्थ बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट 11 बजे का ये वक्त है जब सीजेएम कोर्ट दिनेश कुमार मिश्रा की 10 नंबर जो कोर्ट है उसमें उसे पेश किया जाएगा और पुलिस जो है वो 14 दिन का रिमांड मांगने जा रही है। ये पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक 14 दिन का वो रिमांड मांगेगी। पुलिस को कितने दिन का रिमांड मिलता है ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद उसे यहां से पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। अशरफ और अतीक दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है और बाकायदा परिवार के सभी लोग इस मामले में आरोपी बनाए जा चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि 11:30 से 12 बजे के बीच में अदालत इस पर फैसला दे देगी कि आखिर कितने दिनों का जो रिमांड है वो अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज पुलिस को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आज पूरी पूछताछ इसी पर, पूरा का पूरा फोकस इसी पर है कि अतीक को जब लाया जाएगा और पुलिस जब रिमांड मांगेगी तो कितने दिन का होगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जब उसे ले जाया जाए यहाँ से पुलिस लाइन जहाँ उसे रखे जाने की बात है, उसके बाद लोकेशन पर भी 1-2 दिनों में उसे ले जाया जा सकता है। तो सबसे अहम सवाल आज यही है कि दिनेश कुमार मिश्रा की जो अदालत है 10 नंबर सीजेएम कोर्ट आज अतीक अहमद को लेकर के क्या फैसला लेता है कि कितने दिन की पुलिस रिमांड यानी पुलिस पूछताछ उससे होगी। ठीक है, आप रहिए। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर से ही मौजूद हैं। वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि थोड़ी देर में अतीक अहमद को यहां लाया जाना है। अरविंद, जरा सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम, वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। कचहरी जो परिसर है सीजीएम कोर्ट, उसके आसपास न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती है बल्कि जो पीएससी है उसकी तैनाती। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, ये आप पूरा दिखाया प्रदीप गुप्ता आपको, ये कचहरी सीजीएम कोर्ट का ये मेन एंट्री गेट है जिसको बंद कर दिया गया है। एक ये छोटा गेट है, इस छोटे गेट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। आने जाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद किसी भी वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, जो जिसको बरेली जेल से लाया गया, अतीक को लाया गया साबरमती जेल से, उसको पेश किया जाएगा। लेकिन पूरा जो ये कचहरी परिसर है वो छावनी में तब्दील है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर पुलिस तैनात है। चुनौती पुलिस के लिए ये होगी कि ये जो कचहरी परिसर है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर किस तरह से अतीक अहमद को पेश किया जाए, क्योंकि इसके पहले जो पेशी हुई थी वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी और वहां पर ज्यादा क्राउड नहीं होता है। लेकिन बावजूद उसके पिछली पेशी में अतीक के आसपास वकीलों ने पहुंचने की कोशिश की थी, धक्का मुक्की करने की कोशिश की थी। तो ऐसे में अतीक की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है और शायद यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका है इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 11 बजे के बाद किसी भी वक्त अतीक अहमद को नैनी जेल से निकाला जाएगा और सीजेएम कोर्ट जहां पर अरविंद मौजूद है वहां सुरक्षा कड़ी की गई और वहीं कोर्ट में पेश भी किया जाना है। सवाल यही कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड पुलिस को मिल पाती है, क्योंकि अब होनी है उमेश पाल हत्याकांड में आगे पूछताछ। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और उसका भाई कानून के शिकंजे में। इधर उमेश पाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैं बैठी हूँ न्याय के लिए, न्याय मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड और 2 पुलिसकर्मी जो है मारे गए इसमें, और मैं चाहती हूँ कि जो भी कार्रवाई हो उचित ढंग से की जाए, ना कि उसका विरोध हो। यानी उनको भी उनकी आत्मा को शांति के लिए जिस तरह से उन्होंने किया है, बलपूर्वक छलपूर्वक जैसे भी किया, मैं भी चाहती हूँ और समाज भी चाहता है कि उनको भी उचित कार्रवाई करके उनको भी दंड दिया जाए, चाहे वो जैसे भी हो, फांसी की सजा या एनकाउंटर जो भी हो वो सरकार कर दे। उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है। वो तो कह रहा है कि हमको, अरे उसको कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। तो साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में अतीक डरता रहा, खौफ में रहा और वो खौफ दिखता भी रहा। अतीक अब माफियागिरी से माफी पर उतर आया और कह रहा है कि माफियागिरी खत्म हो चुकी है, सब कुछ मिट्टी में तो मिल गया।
कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। आप लोग क्या हो जाता है? वरना क्या हो जाता है आपके साथ? अतीक, वरना आपके साथ क्या हो जाता? वरना क्या होता? किस बात का डर लग रहा है आपको? आप डरे हुए दबंगई कर रहे थे, आज डर लग रहा है आपको? आज डर लग रहा है? मारने की बात कर रहे थे बार बार। 100 मुकदमे दर्ज है आपके, किस चीज का डर लग रहा है आपको? किस चीज का डर लग रहा है आपको? साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आपको डर है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में आपको ले जाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अतीक जेल में थे, क्या कहेंगे? हम जेल में थे, हमें नहीं पता। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है, वो अपराध में जो हुई है, वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे? अतीक क्या चैलेंज करेंगे? अतीक क्या आप चैलेंज करेंगे? अतीक, आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का, बच्चों को उत्पीड़न न करें। आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल परिवार का क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड क्या कहेंगे? क्या जानू भाई, जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे, जेल से क्या बेटा कहाँ है? ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आवेदन। आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है। तो ये वो अतीक है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर प्रयागराज में, सिर्फ इसके नाम से अगर फोन आ जाए तो लोगों की रूह कांप जाती थी। और आज ये खुद कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कहता नजर आता है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी, नजर उस पर भी होगी, लेकिन बढ़ रहे हैं बातें आगे और बात करते हैं विपक्षी एकता मोर्चे की। नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली जमे हुए हैं ताकि 2024 के लिए सियासी जोड़ घटाव, गुणा भाग किया जा सके। और एक दिन पहले नीतीश तेजस्वी खड़गे के घर जाकर मिले, साथ में राहुल गांधी भी आ गए, केजरीवाल से भी मातापच्ची की। अब इन्हीं 3-4 दलों की बैठक को ऐतिहासिक करार देकर चुनावी साथ का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि टीएमसी, एनसीपी, एसपी जैसे बाकी दल क्या साथ आ सकेंगे? बीजेपी ने विपक्षी एकता को गठबंधन को ठगबंधन करार दिया है। गिरिराज ने नीतीश को पीएम इन वेटिंग करार दिया है और कहा है कि 2024 में विपक्ष की असली दुर्गति अभी होनी बाकी है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज
उसको इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा जी, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ और ये महागठबंधन जब बना, इसमें लोगों ने इनका चेहरा देखा और देखा कि केवल भ्रष्टाचार दिखता है। इसलिए लोगों ने ना इनको 14 में स्वीकार किया, ना 19 में किया, ना उत्तर प्रदेश के 2017 ना 2022 के चुनाव में किया है, क्योंकि लोगों के सामने साफ दिखता है कि कांग्रेस और कुछ ऐसे दल और झूठे वादे करते और सत्ता में आकर पूरे नहीं करते और भ्रष्टाचार का केवल काम करते हैं। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। सारे के सारे विपक्षी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश बाबू तो कौन कहे, रात के स्वप्न से लेकर के दिन को भी बरबराते रहते हैं, प्रधानमंत्री का स्वप्न आते रहता है। और ये 2010 के पहले बिहार के विकास के मुख्यमंत्री थे, 10 के बाद प्रधानमंत्री के प्रतीक्षा के मुख्यमंत्री हो गए। तो ये आज नीतियों के आधार पे नहीं बल्कि स्वार्थ के आधार पर प्रधानमंत्री बनने के लिए ये विपक्षी एकता है। अब तो मैं यही कहूंगा, नीतीश बाबू, एक गाना है न दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, तो आप बेटर हो कि एक वो घटना याद कीजिए। आपकी दुर्गति लिखी है राजनीति। अमेरिका और यूरोप में गहराए बैंकिंग संकट के बाद निवेशकों का विकसित देशों से मोह भंग होने लगा है। निवेशकों को इन मुल्कों की जगह भारत समेत एशिया के मार्केट्स में ज्यादा मुनाफा दिख रहा है और यही वजह है कि मार्च में निवेशकों ने भारत समेत एशियाई बाजारों में निवेश किया। बैंकिंग संकट ने अमेरिका की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। इस बैंकिंग संकट की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। वहीं सिग्नेचर और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, संकट के ये बादल अमेरिका के 189 बैंकों पर मंडरा रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल का भारत और एशियाई बाजारों को फायदा मिलना शुरू हो गया है। इसकी वजह है कि निवेशकों का भरोसा अब अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से घट रहा है और भारतीय और एशियाई बाजारों पर बढ़ रहा है। निवेशकों को लग रहा है कि चीन और भारत जैसे बाजार संकट से निपटने में ज्यादा बेहतर और सक्षम है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी निवेशकों का भरोसा कमजोर होने की वजह बना है। ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के सिटी बैंक के एक एनालिसिस के मुताबिक एशियाई बाजारों में अमेरिका के मुकाबले मॉनेटरी पॉलिसी कम सख्त है। वहीं ज्यादातर एशियाई मुद्राएं डॉलर के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एशियाई बाजार के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है और वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है। अगर आंकड़ों को देखें तो मार्च के 4 हफ्तों में एशियाई बाजार में 5.5 अरब डॉलर का निवेश आया है, जबकि विकसित देशों में 8.6 अरब डॉलर की रकम निकाली गई है। अमेरिकी बाजारों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। अगर एशियाई बाजार का मुकाबला अमेरिकी बाजारों से करें तो अमेरिकन बैंकिंग इंडेक्स 10 मार्च से लेकर अब तक 10% तक लुढ़क चुका है। वहीं जापान को छोड़कर बाकी एशियाई रीजन में फाइनेंशियल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा एशियाई बाजारों पर बढ़ रहा है, जिससे एशियाई बाजारों की नरम नीतियों का फायदा मिल रहा है। भारत समेत एशिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को नरम बना रहे हैं। भारत के अलावा चीन ने भी अपनी मौद्रिक नीतियों को आकर्षक बनाया है, जिससे निवेशकों को एशियाई बाजार ज्यादा मुनाफे का सौदा नजर आ रहा है।
अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जारी संकट भी एशियाई बाजारों को निवेशकों की पहली पसंद बनाता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। माफिया अतीक अहमद के होश उड़े हुए हैं। यूपी में डर लग रहा है, जेल में खौफ है, रास्ते में दहशत है। यानी जो अतीक कभी डर का दूसरा नाम था, वो अपनी जान और खानदान को लेकर गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है कि अब तो मिट्टी में मिल गए हैं, अब मत रख लो। परिवार के लिए भीख मांग रहा है और इसी अतीक की थोड़ी देर बाद प्रयागराज कोर्ट में पेशी है। आज सुबह अतीक इस कदर परेशान हुआ कि उसका बीपी हाई हो गया। प्रयागराज में जिस जेल में उसे रखा गया है, वहां से कोर्ट तक सख्त सुरक्षा की गई है और उसे उमेशपाल हत्याकांड में पेश किया जाना है। कल ही उसे साबरमती जेल से लाया गया। अब यूपी के मंत्री भी कह रहे हैं कि कानून के राज में अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया। कहा कि अपराधी पाताल से भी खोज कर लाए जाएंगे। अतीक अहमद डर में है, डर का या दिखावा कर रहा है या फिर कोई नया दांव चल रहा है। प्रयागराज के सफर में यूपी का माफिया बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है और परिवार को परेशान नहीं करने की अपील कर रहा है। अतीक का खौफ और डर देखिए इस बातचीत में। अतीक, आप ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कौन मिट्टी में मिला रहा है? मिट्टी में हम बोल रहे हैं कि मिल गए। नहीं तो मिला कौन रहा है मिट्टी में? मिट्टी में मिल गए। मिला कौन रहा है? आप ये बार बार बोल रहे हैं। अतीक, मिट्टी में कौन मिला रहा है? अतीक, अब क्या होगा? अब आगे क्या हो गया? क्या आशंका है आपको? अतीक, अतीक, अतीक डर रहा है। कहाँ है? डर लग रहा है? क्या होगा? डर लग रहा है। अतीक कहाँ है? अतीक, आज तक पर आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं जेल से आपने प्लानिंग करी। पर आप लाइव हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में। अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों बचेंगे? और असद ने हत्याकांड को अंजाम दिया, कहाँ है? कोई जानकारी है आपको? मैं जेल में हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। अतीक, तुमने साजिश रची थी? अतीक, तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी? नहीं, जेल से साजिश रची थी। देवरिया जेल से तो बुलवाया था। कैसे नहीं हो सकती साजिश? अतीक, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार, मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नैनी जेल में के बाहर वो यहाँ मौजूद हैं। अरविंद ओझा कोर्ट में, जहां पर अब से थोड़ी देर में अतीक को ले जाना है, वहां पर मौजूद है। समर्थ, आप जहां मौजूद हैं नैनी जेल के बाहर, किस तरीके की हलचल है? अतीक बीपी हाई की बात कर रहा था, तबियत उसकी ठीक है। जो तय समय था 11 बजे का, उसी समय उसको ले जाया जाएगा कोर्ट। अर्पिता, जिस तरह से हलचल यहाँ जेल में बढ़ गई है, माना जा सकता है कि अगले कुछ मिनटों में काफिला निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले अतीक का भाई अशरफ निकलेगा और उसके बाद अतीक अहमद निकलेगा, क्योंकि जो वज्र वाहन है वो अशरफ की बैराक के पास पहुंच गया है और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ प्रमाइसिस पर लगना शुरू हो गई हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगी यहाँ से, आपको पहले मैं ये गाड़ी दिखाऊंगा जो आगे खड़ी है। ये गाड़ी अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पर नहीं थी, तो जो फोर्स है वो एक्टिवेट हो गई है, अलर्ट हो गई। जो पुलिस चौकी है जेल के बाहर वो एक्टिवेट हो गई है और ये जो वज्र वाहन है वो पीछे के रास्ते गया हुआ है, यानी कि अशरफ के बैराक के करीब गया हुआ है, जहां पर अशरफ को वहां बैठाया जाएगा। और पहले जितनी जानकारी हम लोग को मिल पा रही है, सबसे पहले वज्र वाहन निकलेगा जिसमें अशरफ सवार होगा और उसके कुछ देर बाद अतीक अहमद को लेकर दूसरा वज्र वाहन सीजेएम कोर्ट की तरफ जाएगा। पर जिस तरह से यहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है, सारी फोर्स अलर्ट पर है और ये वो वाहन जब आपको दिखा रहा हूं, पहला और दूसरा, जो पूरी फ्लीट के साथ लगातार चलता है। यानी कि जो कॉन्वॉय साबरमती से आ रहा था उसके आगे भी ये गाड़ियां लगातार चल रही थी और यहां भी आपको ये गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी। जब काफिला यहां से निकलेगा तो ये माना जा सकता है कि ये दो वो गाड़ियां हैं जो काफिले में आपको आगे नजर आएंगी। इसको लेकर जो उच्च अधिकारी हैं जेल के, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और जो मेडिकल वगैरह है वो सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और आज पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जो रिमांड है वो पुलिस को हासिल हो पाए। अब ये देखना होगा कि ये रिमांड 14 दिन की मिलती है या 1 हफ्ते की मिलती है। पर फिलहाल यहाँ नैनी जेल जो है वहां सिक्योरिटी बढ़ गई है और आप मान सकते हैं कि अगले
5 से 10 मिनट के अंदर फिलहाल अशरफ को यहां से निकाले जाने की तैयारी है, क्योंकि जितने उच्च अधिकारी हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और जो बैराक जहां पर अशरफ है वहां के करीब ये वज्र वाहन पहुंच चुका है। इससे पहले जब आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी तो वज्र वाहन ठीक उस पार था और इस बीच में वहां का गेट खुलता है और वज्र वाहन चलते आता है और बैराक जहां पर अशरफ है वहां के करीब पहुंचता है। तो ये माना जा सकता है कि पहले अशरफ को निकालेंगे और उसके कुछ देर बाद अतीक को निकालेंगे। मोटे तौर पर 11:15 या 11 बजे तक ये दोनों ही जो है वो पहुंच जाएंगे सीजेएम कोर्ट में, जहां पर पुलिस आज कोशिश करेगी कि उनको रिमांड मिल पाए। जी ठीक है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, थोड़ी देर में कोर्ट में लाया जाना है, कितने दिन की रिमांड की डिमांड हो सकती है, क्या हो सकता है आज कोर्ट रूम में और किस तरीके की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है कोर्ट परिसर के आसपास? दिखाइएगा वो जरा तस्वीरें आप दिखाइएगा। लेकिन इस बीच जैसा समर्थ अपडेट दे रहे थे नैनी जेल से, अतीक को लेकर कुछ ही मिनटों में पुलिस निकलने वाली है। समर्थ, जैसे कोई हलचल आप देखें तुरंत इशारा कीजिए, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। अरविंद, आप जरा कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, आपको पहले बताऊं कि जिस समर जहां खड़े हैं वहां से जो कचहरी है वो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह है कि अतीक और अशरफ को रिमांड पर क्यों लेना चाहती है पुलिस? जो सूत्र हमें बता रहे हैं तकरीबन 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, बेटा जो खुद शूट आउट में शामिल था, पत्नी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो साजिश में शामिल है और कोई भी शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। गुड्डू मुस्लिम बमबाज गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस वजह से अतीक को रिमांड पर लेना चाहती है, अशरफ को रिमांड पर लेना चाहती है और असद के बारे में जानकारी जुटाना चाहती है। सीजेएम कोर्ट के बाहर की जरा आप तस्वीर देख लीजिए। भारी पुलिस बल कर्मियों की यहाँ पर तैनाती है। अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस जवान वो आपको यहाँ पर बाकायदा दिखाई देंगे। जो टीयर गैस का गोला छोड़ने वाला जो ये हथियार होता है ये भी पुलिस कर्मियों के पास है। और अब ये जो कचहरी का मेन गेट जो बंद किया गया था इसको ओपन कर लिया गया है। जरा कचहरी के आप अंदर की तस्वीरें भी देख ले। वकीलों की आवाजाही शुरू हो गई है। चुनौती पुलिस के सामने ये भी होगी अर्पिता, क्योंकि काफी कंजेस्टेड ये इलाका है और कचहरी यहाँ काफी भीड़ भाड़ वाली ये जगह है। तो ऐसे में अतीक को यहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ पेश करना और यहाँ से लेकर जाना ये भी पुलिस के सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि इसके पहले जो पेशी हुई थी वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड नहीं होता है। तस्वीरें प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे। जो गलियां हैं कचहरी के आसपास की, उन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और सैकड़ों सवालों की फहरिस्त यूपी पुलिस ने बनाई है अतीक और अशरफ के लिए, क्योंकि ये भी एक सच है कि यूपी पुलिस के हाथ खाली है। असद जो है वो हत्याकांड के बाद दिल्ली भागा, दिल्ली से अजमेर की तरफ भाग गया। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मेरठ में ट्रैक हुई थी। तो एक भी शूटर उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल था एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक जो ड्राइवर था उसको जरूर एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की अभी नाकामी भी है। शायद यही वजह है कि दबाव की रणनीति बनाना चाहती है यूपी पुलिस। अतीक को रिमांड पर लेना चाहती है, अशरफ को रिमांड पर लेना चाहती है। पूछताछ तो होगी लेकिन इसके जरिए एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है कि इस बहाने जो उसका बेटा है असद, उस पर दबाव बनाया जाए और वो पुलिस के सामने पेश हो। लेकिन फिलहाल कुछ देर बाद पेशी होगी। गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ गई है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। जो सीनियर अधिकारी है वो तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाऊं और बाकायदा इस तरह के जो हथियार है, हथियारों से लैस जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 8 किलोमीटर का यह सफर होगा नैनी जेल से सीजीएम कोर्ट का और किसी भी वक्त अतीक अहमद और अशरफ को लेकर ठीक है, आपको रोक रही हूँ। समर्थ के पास कुछ हलचल तेज दिख रही। समर्थ, यहाँ पर गेट खुल गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है, ये पुलिस वैन है। इसमें पूरे चांसेस है कि इसमें अशरफ मौजूद है। ये वो गाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा था, ये पुलिस वैन जो काफिले में लगातार चल रही थी, सबसे पहले ये गाड़ी निकलेगी और इसके पीछे वज्र वाहन है। 2 गाड़ियां छोड़कर, यानी कि 2 गाड़ी का कवर, 2 पुलिस की गाड़ियों का कवर दिया गया है इस वज्र वाहन को। ये 2 पुलिस की गाड़ियां आगे से वज्र वाहन को कवर करेंगी और पीछे यूपी पुलिस की एक और गाड़ी होगी जो लगातार कवर करते हुए जाएगी। और अब यहाँ से आप सिक्योरिटी को देखिए, कैमरामैन नीरज आपको तस्वीर दिखाएंगे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर पुलिस की जवानों की है। चौकी के साथ साथ जो आसपास के थाने हैं वहां की पुलिस भी बढ़ा दी गई है। जो उच्च अधिकारी हैं, एसीपी लेवल रैंक के अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पर बुला दिया गया है। और ये गाड़ियां
ऑन हो चुकी हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर निकलेंगी। जितने हम लोग को जानकारी मिली है, पहले वज्र वाहन जो है उसमें अशरफ होगा और कुछ देर बाद अतीक को लेकर निकलेंगे। फिलहाल गाड़ियों को बंद करा गया है और यहाँ पर पीछे की आप तस्वीरें देखेंगे अगर, तो वज्र वाहन है और फिर से एक बार गेट को बंद किया जा रहा है। एक बार फिर से गेट को बंद किया गया है, पर ये जो वज्र वाहन, कैमरा में नीरज को ऊपर से दिखाएंगे, थोड़ी आपको तस्वीर अगर यहाँ से दिख पाएगी, ये जो वज्र वाहन पीछे आप देख पा रहे हैं, इसमें ही अशरफ के बैठे होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अतीक को अशरफ के बाद लाएंगे। पिछली बार भी एमपीएमएलए कोर्ट में पहले अशरफ को लाया गया था, उसके बाद अतीक को लाया गया था, और इस बार भी पुलिस की रणनीति यही है कि पहले अशरफ को लाएं और उसके बाद अतीक को लाएं। पर फिलहाल एकदम से यहाँ पर गेट खोला गया, गाड़ियां स्टार्ट करी गई और फिर एकदम से गाड़ियां बंद कर दी गई हैं और एक बार फिर से गेट को बंद कर दिया गया है और वज्र वाहन वहां पर खड़ा है, उस लोकेशन पर खड़ा है जिसके ठीक पीछे वो बैराक बना है जहां पर अशरफ और अतीक अहमद हैं, यानी कि अलग अलग बैराक में है पर उनकी लोकेशन वहीं पर है जहां से मुड़ता हुआ ये वज्र वाहन आया है। और इस बीच में पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार फोन पर वार्तालाप कर रहे हैं, अधिकारियों से समझ रहे हैं कि कितनी देर में निकालना है, क्या मूवमेंट लेना है, किस लोकेशन से आना है। हालांकि लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता है, आप प्रयागराज के जाम को जोड़कर बताएंगे तो आधे घंटे लगेंगे लगभग अभी कचहरी पहुंचने में, आधे घंटे से 20 मिनट। और गेट ये देख सकते हैं, गेट बंद कर दिया गया है वज्र वाहन का और एक बार फिर से मूवमेंट हो रहा है, फिर से गेट खोला जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से गेट खोल दिया गया है और अब एक मूवमेंट हो रहा है गाड़ी का। ये पहली गाड़ी यहाँ से निकलती हुई पुलिस की गाड़ी, ये देख सकते हैं आप, तमाम सिक्योरिटी, गाड़ी नंबर 1 और ये दूसरी गाड़ी जो कवर दे रही है, पूरी सिक्योरिटी दे रही है। और ये दूसरी तीसरी गाड़ी, ये वही गाड़ी है जो गई थी साबरमती तक। इसमें कौन है ये देखना पड़ेगा, इसमें अशरफ है या इसमें कौन है, इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। और एक और गाड़ी कवर देती हूँ, तो यहाँ से एक गाड़ी निकल चुकी है, पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से ये गाड़ी में अशरफ गया है। तो ये अशरफ गया है क्या सर? अशरफ गया है सर? अशरफ को लेके गए सर? अशरफ को गया, अतीक अहमद गया। यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है चुप्पी साधे हुए हैं, पर पूरे चांसेस है कि अशरफ को लेकर एक गाड़ी निकली है और अतीक अहमद को लेकर भी अभी दूसरी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, पर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पिछली बार भी दोनों भाइयों को एक साथ नहीं ले जाया गया था, एक 10 मिनट का गैप लिया गया था अशरफ के और अतीक अहमद के जाने में। तो इस दफा भी पुलिस की प्लानिंग वही नजर आ रही है। हालांकि किसको लेकर गए इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अशरफ जो है यहाँ से ले जाया गया है। उनका ये कहना है कि हम प्रशासन वाले हैं, हम इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं, पर जिस तरह से आपने देखा कि वज्र वाहन का जो कपड़ा था वो ढका हुआ था, पूरे चांसेस हैं कि अशरफ को ले जाकर निकल चुके हैं और अगले 20 से 25 मिनट में अशरफ सीजेएम कोर्ट पे पहुंच सकता है और उसके 10 मिनट बाद इसी जेल से, इसी रास्ते से और इसी गेट के खुलने के बाद अतीक अहमद यहां से निकलेगा और उसके पीछे आज तक जाएगा सीजेएम कोर्ट तक, जहां हमारे लोग खड़े हुए हैं। वहां से भी आपको एक तस्वीरें दिखाएंगे। और फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि यहां से सूत्रों के मुताबिक अशरफ फिलहाल यहां से निकला हुआ है और अशरफ अगले 20 से 25 मिनट में सीजीएम कोर्ट पहुंचेगा। जी अर्पिता। ठीक है, लेकिन अगर अरविंद पिछली बार की तस्वीरों से अगर इसको तुलनात्मक ढंग से देखें तो पिछली बार केवल एक वैन निकली थी, उसके पीछे कवर करती हुई गाड़ियां नहीं थी। इस बार वो गाड़ियां भी हैं, तो क्या कुछ रूट बदला जा सकता है? क्योंकि पहले अशरफ को निकाला गया था, हो सकता है इस बार प्लानिंग में कुछ चेंज किया गया हो, अतीक को पहले निकाला गया हो ताकि लोग यही समझे कि अशरफ है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा रीजन है, कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अर्पिता, बिल्कुल जिम्मेदारी है, क्योंकि जरा तस्वीर आप एक बार फिर से दिखाएं प्रदीप गुप्ता आपको, और मैं कोशिश करूंगा आपको कचहरी के अंदर की भी तस्वीरें दिखाओ। देखिए ये पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है जो सभी पर निगाहें बनाए, और जरा कचहरी के अंदर की तस्वीर आप दिखाएं तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, कंजस्टेड ये इलाका है और मेन एंट्री पॉइंट पर ही पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। और जो रस्सियां अगर यहाँ पर देखें नीचे की तरफ, तो जब पेशी के लिए अतीक और अशरफ को लाया जाएगा तो उस वक्त इन रस्सियों के सहारे जो भी बाहरी लोग हैं, चाहे वकील हो, उनको किनारे करने की कोशिश होगी। तो चुनौती बहुत है। जरा एक बार तस्वीर प्रदीप गुप्ता उस तरफ की भी दिखाएं जहां पर बैठे रहते हैं तमाम वकील। वो मेन गेट है और गेट के आसपास अगर आप देखें चप्पे चप्पे पर पूरी कचहरी में पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद, देखिए आपने जो बात कही, बिल्कुल सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न होगा अतीक के लिए, क्योंकि एमपीएमएलए कोर्ट की बात की जाए तो वहां इस तरह की भीड़ नहीं है, पड़ोस में ही है, इस तरह की भीड़ नहीं होती है, वहां केवल हाई प्रोफाइल केस होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेगुलर केसेस भी आते हैं और बड़ी संख्या में वकील आते हैं। और पिछली बार भी वकीलों ने कहीं न कहीं अतीक तक पहुंचने की कोशिश की थी और बाकायदा हुटिंग भी की थी। तो ऐसे में सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। इस वजह से जो पुलिस की रणनीति है, पुलिस अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेगी कि पहले अतीक को
लाया जाएगा, अशरफ को लेकर लाया जाएगा, लेकिन ये तय है कि दोनों को अलग अलग लाया जाएगा। और जरा एक बार प्रदीप गुप्ता ये पूरा रूट दिखाइए आप, ये इस रास्ते से जो पुलिस है वो अतीक को लेकर आएगी। पूरे रास्ते में पुलिसकर्मी हमने देखे, हर जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है। तो अतीक की दुश्मनी भी रही है, अतीक के कई दुश्मन भी रहे हैं, उनके गुर्गे भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि पीएससी के जवान भी तैनात है और भारी सुरक्षा के बीच अदालत में उसको पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड मांगेगी और यहाँ से जब रिमांड पर उसके रखा जाएगा उस दौरान भी सिक्योरिटी कंसर्न तो कहीं ना कहीं अतीक के को लेकर है ही यूपी पुलिस के ध्यान में, और इस वजह से भारी सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। ठीक है, समर्थ भी हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, किसी तरीके की और हलचल आप देख रहे हैं क्या? दूसरी वैन वहां खड़ी हुई नजर आ रही है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जैसे अशरफ को लेकर गई टीम, पीछे तैयारी अतीक को ले जाने की होने लगी थी। एक ही में समर्थ, आवाज पहुंच रही है आप तक? समर्थ, ठीक है, समर्थ का एक बार फिर से रुख करेंगे क्योंकि वो तस्वीरें भी इस वक्त जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। अरविंद उस जगह पर है जहां पर पहुंचना है, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। 14 दिन के रिमांड अरविंद चाह रहे हैं पुलिस वाले कि 14 दिन के रिमांड मिल जाए ताकि पूछताछ हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सबूत पेश करने होंगे, ऐसे ठोस सबूत ताकि जिसके आधार पर आपको इतने दिन के रिमांड मिल पाए। क्या ऐसे सबूत है जिसके आधार पर आज रिमांड मांगने की तैयारी है? नहीं, देखिए आपको पहले बताऊं, उमेश पाल की हत्या हो चुकी है, तस्वीरें सबने देखी थी। अतीक अहमद, इस मामले में उमेश पाल के परिवार ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। नामजद आरोपी है अतीक अहमद, अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता, उसका बेटा असद जो खुद सीसीटीवी कैमरे में बकायदा गोली चलाता हुआ दिखाई दिया था, तो एक नामजद आरोपी है। तो ऐसे में जब अदालत में उस पुलिस पेश करेगी तो ये बताएगी कि इस पर ये आरोप है, वो एक नामजद इस मामले में आरोपी है, तो तमाम उससे पूछताछ करनी है किस तरह से साजिश का ये पूरी साजिश रची गई, किस तरीके से इसमें हर किरदार की एंट्री हुई, कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये चीजें रखी जाएंगी सामने अदालत के। सबसे पहले तो एफआईआर की कॉपी रखी जाएगी और शुरुआती दौर में अदालत रिमांड दे देती है, हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगेगी। ये अदालत पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन की रिमांड दे, लेकिन यह नहीं भूलना होगा कि उमेश पाल हत्याकांड में वो एक नामजद आरोपी है। जरूर इसके बाद जब दूसरे रिमांड की बात आएगी तो अदालत उससे पूछ सकती है पुलिस से कि आपने इतने दिन की रिमांड ली थी, उसमें आपको क्या निकला। लेकिन फिलहाल वो अतीक अहमद, अशरफ नामजद आरोपी हत्याकांड के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी, तो ऐसे में पुलिस रिमांड मांगेगी, उसे अधिकार है, और अदालत कितने दिन की रिमांड देखेगी अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मैं ये कहूँ, तस्वीर यहाँ पर देखना जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न, और पहले भी हमने देखा था किस तरीके से बाकायदा जो अदालत परिसर है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। और दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो सिर्फ कचहरी की तरफ आने वाले जितने भी गेट हैं उन तमाम गेट्स पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। समर्थ जहां पर मौजूद थे नैनी जेल से, जो जहां इस वक्त हम मौजूद है, जहां उसकी पेशी होनी है। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग में 4 जवानों की जान चली गई। सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हुई? आखिर ये हमला किसने किया? सेना, पंजाब पुलिस और भगवंत मान सरकार मामले की तह तक जाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। ये वही मिलिट्री स्टेशन है जहां आज 4:35 पर गोलीबारी हुई और इस घटना में 4 मिलिट्री के जवानों की मौत हो चुकी है। चारों तरफ भटिंडा में और कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जब भटिंडा नींद के आगोश में था, उसी समय ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। पंजाब के भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में सुबह सुबह फायरिंग से हड़कंप मच गया। भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन के ऑफिसर्स मैस में सुबह 4:35 पर हुई फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। खबर है कि सेना के चारों जवान तोपखाना यूनिट में तैनात थे। फायरिंग किसने और क्यों की, इसकी जांच जारी है। हालांकि पंजाब पुलिस आतंकी एंगल को खारिज कर रही है। चला के सुबह 4:30 बजे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 4 शख्सों की गन शॉट इंजरी से डेथ हो गई है।
अभी मिलिट्री ने फिर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। हमारे अफसर वहाँ हैं, वी आर इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज़। तो आगे उनकी आइडेंटिटी का क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी आर्मी ने हमें बताया नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है लेट यू नो। वन थिंग इज वेरी श्योर कि दिस इज नॉट ए टेररिस्ट क्राइम। वहीं सेना के बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि पंजाब पुलिस के साथ घटना की जांच की जा रही है। घटना के बाद आनन फानन में इलाके को सील कर दिया गया। मेरे बाईं तरफ भटिंडा का ये वही मिलिट्री स्टेशन है जहां आज 4:35 पर गोलीबारी हुई और इस घटना में 4 मिलिट्री के जवानों की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अब मिलिट्री अथॉरिटीज ने कर दी है और इस घटना के बाद अब पंजाब पुलिस ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर जितने भी सड़कें हैं वहां की बैरिकेडिंग कर दी है। कई जगहों पर रोड्स को सील कर दिया गया है, आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। और भटिंडा के इस मिलिट्री स्टेशन के अलावा जितने और कैंटोनमेंट एरियाज हैं या फिर जितने आर्मी की यूनिट्स हैं वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस घटना में कितने लोग शामिल हैं और उनका मकसद क्या था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद चारों तरफ भटिंडा में या फिर कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। भटिंडा गोलाबारी पर पंजाब सरकार के मंत्री अनमोल गगनमान ने भी कहा है कि ये सेना का आंतरिक मामला है। उन्होंने भी किसी भी तरह की आतंकी वारदात से इनकार किया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में है। घटना के बाद कयास लगाया जा रहा था कि शायद जल्द ही टेरर एंगल सामने आए, लेकिन पुलिस ने कुछ देर बाद ही साफ कर दिया कि आतंकी हमला नहीं है। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਮੈਸ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸੇਲੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ इज नॉट ए टेररिस्ट एक्ट। इस मामले में बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम से एक इंसास राइफल और 28 गोलियां गायब हुई थी। सेना के बयान के मुताबिक इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि गायब इंसास राइफल और 28 गोलियों का इस्तेमाल तो इस फायरिंग की वारदात में नहीं हुआ। सूत्रों से खबर है कि मौके से इंसास राइफल के 19 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। अंदर फायरिंग हुई है और 2 अज्ञात लोगों के पास साथ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमलावर थे वो अंदर के ही है और इंसास राइफल से ही ये फायरिंग की गई है। और कल शाम को ही इंसास राइफल की एफआईआर इसी थाने में लिखाई गई थी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल पुलिस थाने का बैरिकेडिंग है और जिस जगह पर ये वारदात हुई है थोड़ा सा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महज कुछ कदम का ये फासला है। और सुबह 4:35 पर जैसा लगातार हम बता रहे हैं ये वाकया हुआ था। 4 सैनिकों की जान गई है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज की है। ये कौन लोग हैं वो अभी भी जांच का विषय है। अंदर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये फायरिंग मिलिट्री स्टेशंस के ऑफिसर्स मैस में हुई है, इसीलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये जवानों की आपसी फायरिंग भी हो सकती है। भारतीय सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भी मामले की जानकारी दी है। उधर पंजाब सरकार ने भी भटिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है जिससे जल्द फायरिंग का पूरा सच सामने आ सकेगा। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, भटिंडा, आज तक।